हे एवरीवन, दिस साइड इशिका। वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज हम क्लास 12 के अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ओके, अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट, इसका मतलब हमें सीधे समझ में आ रहा है दैट इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट। ये इसमें जो हमारा मिशन है कमाना, वो प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें करते क्या है, इसमें आप नॉर्मल हम जैसे कोई भी बिजनेस है। अब कोई भी बिजनेस अपना एक चैरिटी वर्क कर रहा है जिसमें वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा। ठीक है, कोई एजुकेशन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। जैसे मम्मा अर्थ का है कि वो ट्रीज ले रहे हैं, तो वो ट्रीज उगा रहे हैं ना, तो वो ट्रीज उगाना उसका एक नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस हो गया। ठीक है, ये होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, ये कोई बिजनेस भी करते हैं ताकि उसका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उतरे। और अलग से लोग भी करते हैं जिनका सिर्फ मकसद नॉट फॉर प्रॉफिट ही है, वो कोई और उनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं। अब नॉट फॉर प्रॉफिट का ना, पहले ये बात भी समझ लो कि उनका जो अकाउंटिंग होती है ना, वो भी अकाउंटिंग बाकी अकाउंटिंग से अलग होती है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल अपनी अकाउंटिंग में ऐड नहीं करते, उनकी अकाउंटिंग अलग की जाती है हर बिजनेस में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, सबसे पहला, जो इन्होंने परफॉर्मेंस टू जो भी इन्होंने अपना गोल सेट किया है कि इतना गोल इनको होना चाहिए। जैसे मोमो अर्थ का गोल है 2025, आई थिंक 25 तक उनको लाइक 1 मिलियन ट्रीज उनको करने हैं, तो वो गोल अचीव होता रहे। अब उनको अगर 25 तक उनका वो गोल अचीव हो रहा है, तो यही होगी कि नॉट फॉर प्रॉफिट का एक आपका अपने जो गोल बनाया है वो अचीव हो गया। ठीक है, सेकंड, अब इनके ना 3 ई होते हैं। 3 ई करके आप एक शब्द में याद कर सकते हो, लाइक इकोनॉमिकली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इकोनॉमिकली मीन्स इकोनॉमिक के हिसाब से, इफेक्टिवली जल्दी, प्रॉपर तरीके से, बिना किसी रिसोर्स को वेस्ट किए हुए, एंड एफिशिएंटली जो भी टाइम है, जिस टाइम जितना टाइम गिवन है उतने टाइम में ही कंप्लीट हो जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टू एग्जामिन द कंपाइल्ड रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मेरे रूल्स बने हैं, लॉज बने हैं, उनको मैं एग्जामिन करूँ और उनका प्रॉपर तरीके से वो इफेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को या नहीं, जो भी रूल्स बने हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर ऑब्टेनिंग ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनको बहुत सारे ग्रांट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको गवर्नमेंट से ग्रांट्स ग्रांट्स मीन्स आप सब्सिडीज भी कह सकते हो उनको, वो मिल सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टू सबमिट एनुअल अकाउंट में रजिस्ट्रार विद हुम दे आर रजिस्टर्ड। अब जो भी रजिस्ट्रार है जिसको जिसको उन्होंने रजिस्टर्ड किया है, जिसके बेसिस पे नॉट प्रॉफिट जहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है उनकी, वहाँ से जो उनका अकाउंट का पूरा एनुअल है ना। एनुअल मीन्स हमारा एनुअल ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल 31 मार्च, 31 मार्च तक उनको सारी जो भी एनुअल रिपोर्ट्स है उसको रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने फीचर्स पे। ठीक है, अब इसका फीचर क्या होता है। इसका फर्स्ट मेन फीचर होगा, मेन एम इज सर्विस। अब नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट नहीं कमाना, सर्विस देनी है लोगों को। आप कुछ पैसे अर्न नहीं कर रहे हो उससे। ठीक है, सो इसलिए इसका नाम ही नॉट फॉर प्रॉफिट है। ठीक है, सेकेंड, प्रॉफिट इज नॉट द क्राइटेरियन। जैसे पहले समझाया, सर्विस दे रहे हो, प्रॉफिट नहीं कमाने, तो ऑब्वियसली आपका मेन मोटिव में मेन क्राइटेरिया प्रॉफिट आता ही नहीं है। लाइक आप कुछ आइडलिस्टिक पर्पस के लिए करो, लाइक रिलीजियस हो गया, चैरिटेबल हो गया, या फिर एजुकेशन देना होगा। ठीक है, ये आपके में एम है। ठीक है, नेक्स्ट, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। अब इसका या तो सरप्लस हो या डेफिसिट हो। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, अब प्रॉफिट आ गया दोबारा। इट मीन्स जो भी आपने जो भी एजुकेशन दिया है, कुछ भी दिया है ना, उसका अगर आप कभी कुछ आपको कोई चैरिटी मिलती है, ग्रांट मिलते हैं गवर्नमेंट से, ये वो वाला पैसे, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, जो बाय सेल में करवाते हैं। ठीक है, और डेफिसिट मीन्स कोई भी नुकसान है, लाइक आपको ग्रांट कम मिला था और आपका जो खर्चा हुआ एजुकेशन देने में, कुछ भी देने में, वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो वो जो डेफिसिट होगा ना, चाहे सरप्लस हो या चाहे डेफिसिट हो, वो आप अपने बिजनेस के या किसी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो कैपिटल फंड में एडजस्ट होता रहता है। जो भी आपका फंड इकट्ठा होता रहता है ना पूरे एनुअली, उसमें एडजस्ट होता रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया हमारा सेपरेट एंटिटी। अब इसकी एंटिटी जो होती है, एंटिटी मीन्स पहचान, नॉट फॉर प्रॉफिट की एकदम अलग होती है, जस्ट लाइक अदर एंटिटीज, अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे एक सिंपल और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक अलग पहचान है, अलग उसका नाम है अपने मेंबर से, वैसे ही जो दूसरे जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट होगा उसका भी उसके मेंबर से सेपरेट एंटिटी होगी। वो मेंबर्स के नाम पे नहीं चलेगी, उसका अगर कुछ नाम है, कोई नाम रखा गया है तो वो उसी नाम पे चलेगी। ठीक है। फर्स्ट मतलब फिफ्थ, यूनिक नेम्स कनेक्टिंग देयर वर्क। अब इनके ना नेम्स भी अलग अलग होते हैं, लाइक सबके अलग अलग नेम्स भी, लाइक JMD एजुकेशन सोसाइटी, कीर्तन मंडली, या कुछ भी जिसमें उनका जो वर्क है, जो वर्क कर रहे हैं वो पता चलना चाहिए कि वो एक्चुअली में काम क्या कर रहे हैं। लाइक अगर कोई एजुकेशन दे रहा है तो उसके नाम में एजुकेशन आना चाहिए, लाइक JMD एजुकेशनल सोसाइटी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बाय इलेक्टेड पर्सन। अब इसमें भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन का है, इसमें इलेक्शन होते हैं और वही इलेक्टेड मेंबर इसकी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेजर फंड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस एक्सेट्रा। अब इसका जो मेजर फंड आता है वो प्रॉफिट से नहीं आता, लाइक बाय एंड सेल से नहीं आता। लाइक किसी ने अगर आपको कहते हैं ना दान दिया है तो वो दान हो गया, या कुछ भी हो गया, जो भी डोनेशंस आई हैं वो हो। ठीक है। ये आपका कंट्रीब्यूशन, जो भी मेंबर्स मिलकर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, ये उसमें से उसके मेजर फंड्स आते हैं, बाकी और कहीं से नहीं आते। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, बट इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अलग होती है। ठीक है। ये मेंबर्स के लिए बनती है। अब ये 3 तरह के इसमें NPO बनते हैं। NPO की 3 तरह की फाइनेंशियल बन सकती है। NPO मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड थर्ड, बैलेंस शीट। ठीक है। सो अब हम पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले आते हैं अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पे। ठीक है। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक। ये जो हमारी कैश बुक बनती है, कैश बुक मीन्स जिसमें हमारा कैश फ्लो रिकॉर्ड होता है, लाइक कैश कितना आया एंड कैश कितना गया, ये उसकी एक तरह से समरी है। ठीक है। जो हमारी रिसिप्ट्स होंगे, जो हम पैसे आए होंगे वो हम डेबिट साइड में, एंड जो हमारा खर्चा हुआ होगा वो क्रेडिट साइड। ये लाइन तो पहले भी मैंने बताई गई है शायद, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो अंदर आता है, क्रेडिट जो बाहर जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हमने 11th में भी पढ़ा है। ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग द कैश बुक। अब जो कैश बुक में जो भी हमारा कैश और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई होंगी ना, ये वो सब रिकॉर्ड करता है। ठीक है। ये उसके बेसिस पे ही रिकॉर्ड होती है। इट बिगिन्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक दैट एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक। ठीक है। अब जो हमारी कैश फ्लो, जो हमारा जो कैश इन बैंक का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, उसका ही जो वही हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन बोथ ऑफ कैपिटल रेवेन्यू सेंटर। अभी कैपिटल रेवेन्यू सेंटर दोनों को ही रिकॉर्ड करता है। अब कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू होता है, ये तो पता ही है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इट नॉट ओनली रिकॉर्ड द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ करंट अकाउंटिंग पीरियड, बट ऑल्सो कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड दैट मे बी रिलेटेड टू द प्रीवियस और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब जो मेरा कैश और अभी ये सिर्फ वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा जो प्रीवियसली हुआ है, जो पिछले साल हुआ था, ये सिर्फ उसको रिकॉर्ड नहीं करता। अब जो मुझे इस दौरान जो पैसा मिला है जिसका रिलेशन पिछले साल से है, ये उसमें इस रिसिप्शन पेमेंट्स में ये भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है। दिस अकाउंट ओनली हेल्प अस टू एसरटेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन बैंक एंड हेल्प असेंग द कैश पोजीशन ऑफ एन NPO। अब ये हमें जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा ना कैश इन बैंक का, तो वो बता देगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगी कि हमारा जो NPO है उसकी कैश पोजीशन कैसी है। लाइक उसमें हमें प्रॉफिट, डेट मीन्स हमें पैसा ज़्यादा है हमारे पास, खर्च वो जो हमें कंट्रीब्यूशन डोनेशन वगैरह आए हैं वो ज़्यादा है, या हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ है और हमारे पास आया कम है, जो एक ग्रांट है उससे आया कम है और खर्चा ज़्यादा हो गया। ठीक है। ये हमें कौन करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब आगे जाके आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के एग्जाम्पल है ये इसका हमारा फॉर्मेट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। देखो इसमें जो ओपनिंग है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो हमारा ओपनिंग होता है उसमें बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो क्लोजिंग उसमें बैलेंस कैरिड डाउन, CD। ठीक है। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। अब डेबिट साइड क्या क्या आ रहा है, लेगेसीज, डोनेशंस, मेंबरशिप फीस जो भी हमें मिलती हैं, एंट्रेंस फी अगर जो भी हमारा
कुछ भी है, मंडली है या कुछ भी है जहाँ पे आप अब लोग आ रहे हैं तो उनसे आप कुछ एंट्रेंस फीस लेते हो, ये वो वाली फ़ीस हो गई। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट्स, ग्रांट्स हो गए, जो हमें ग्रांट्स आए होते हैं गवर्नमेंट से, सब्सक्रिप्शंस हो गए, ठीक है। रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, अब किसी एक टूर्नामेंट फंड है, उस पर आप टूर्नामेंट किया था या कुछ हुआ था, उस पर जो रिसिप्ट्स हैं वो भी इसमें आएंगी। इंटरेस्ट मिला है, कोई फंडिंग आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट उसको हमने सेल किया है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने अपने फिक्स एसेट्स बेचे हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है, अब कुछ ऐसी आइटम है जो कंज्यूमेबल उनको आपने सेल किया है, एक्सपोर्ट्स मटेरियल हो गया, क्रॉकरी हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। टू प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट्स, अब एंटरटेनमेंट्स जो भी आपको प्रोसीड, जो भी एंटरटेनमेंट आप करते हो या कुछ भी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए जो भी किया गया उससे जो प्रोसीड्स मिले हैं। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। अब एक एनजीओ है या कुछ भी है, उनकी जो डेबिट होती है वो इस तरह की ही चीज़ें होती हैं, लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर्स बेचना है, मैगजीन बेचना है, ठीक है। अब उसके बाद मिससेलेनियस रिसिप्ट, अब इसके अलावा जो भी रिसिप्ट आया होगा जो इसमें मेंशन नहीं है बट वो भी हमारी एक रिसिप्ट ही है, उसको भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड पे। बैलेंस ब्रॉट डाउन इन कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरा ओवरड्राफ्ट होगा ना उसका ओपनिंग ये होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर नेक्स्ट आता है बाय फिक्स एसेट्स, जो मेरा फिक्स, अब ब्रॉट डाउन क्या होता है, अगर मेरे को अपनी ये बैलेंस करनी है, ठीक है, या इधर बैलेंस कैरी डाउन है, इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अब अगर मैंने इसका और इसका टोटल किया और इसका टोटल मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए जो हम ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन करते हैं ना वो इधर होता है। जैसे अगर लायबिलिटी क्रेडिट ज़्यादा और डेबिट कम है तो बैलेंस कैरी डाउन होगा, और इफ़ डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट आता है बाय फिक्स एसेट्स, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ हमने खरीदा है। बाय लाइब्रेरी बुक्स, रिपेयर्स, प्राइस पेड, प्राइस दिया है, कुछ सैलरी दी है, वेजेस दिए हैं। अब जो भी हमारे पास काम कर रहे होंगे, हम कुछ भी दे रहे हैं, कोई लेबर आया है उसको वेज तो देनी पड़ेगी ना, वो तो आपके लिए फ्री में काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, पोस्टेज ये है, बार एक्सपेंसेस हैं, बार एक्सपेंस परचेज है, बार एक्सपेंस है, अपकीप ऑफ लोन, अब लोन है आपका उसको आपने उसका ध्यान रखना है, उसमें कोई मेंटेनेंस हुई है। रेंट हो गया, म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, चैरिटी, चैरिटी तो आप कर ही रहे हो वो भी आपका क्रेडिट ही है। लीगल चार्जेस हो गया, कोई आप अगर आपकी सोसाइटी, आपका जो एनजीओ है वो कुछ ऐसे काम कर रहा है इसमें लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो आपके उसमें लीगल चार्जेस भी होंगे जो आपने लॉयर्स रखोगे। बाय ऑडिट फीस, अब नेक्स्ट आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग, कैश इन एंड कैश एट बैंक, एंड ये आपका रिसिप्शन पेमेंट का ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो हमारे दो रह गए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।